कहने को तो दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी वर्ष 1910 में ही ब्रिटिश हुकूमत से मिल गई थी, किंतु वास्तविक आज़ादी दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 1994 में मिली, जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और उनकी रंगभेद नीति के खिलाफ वहाँ के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने अभियान छेड़ा और कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद देश में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया। और इस प्रकार नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति चुने गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने और इस अभियान को चलाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और वर्ष 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। So let's start today's video with this beautiful quote given by Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. So in his views, we should always be optimistic towards any task which has to be done, which has to be completed by us. As the word impossible itself says, I am possible. Hello everyone, welcome in Manthan to Success, and I hope you are enjoying this important question series and you will support this series by liking, commenting and sharing. So let's start today's questions. पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 तक के अनुसार बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत मर्डेका 118 किस देश में स्थित है? तो मर्डेका 118 मलेशिया में स्थित है और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई यूएई में स्थित है और दूसरी सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है मर्डेका 118 कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है और वहीं मर्डेका 679 मीटर ऊंची है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप इधर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हेनरी वोल्टर्स द्वारा वर्ष 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना में से एक थी? तो हेनरी वोल्टर्स एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने सबसे पहले ढाका की जनगणना कराई थी और हेनरी वोल्टर्स को ही भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। दूसरी जनगणना वर्ष 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा कराई गई थी और संपूर्ण भारत की पहली जनगणना वर्ष 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी, लेकिन यह गैर समकालिक और अनाधिकारिक जनगणना थी। और इसके बाद वर्ष 1881 में हुई जनगणना को पहली आधिकारिक जनगणना के रूप में जाना जाता है, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में हुई थी। और इस जनगणना में जनगणना आयुक्त थे WC प्लाडेन और तब से हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और इस जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा की गई थी, क्योंकि वर्ष 2009 से ही आधार कार्ड बनने शुरू हो गए थे और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि रेटिना स्कैनिंग, फेस डिटेक्शन और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग शुरू हो गई थी। इस जनगणना के आयुक्त थे C चंद्रमौली। वर्ष 2011 की जनगणना का विषय था हमारी जनगणना हमारा भविष्य और भारत की 16वीं जनगणना वर्ष 2021 में संपन्न होनी थी, परंतु कोविड-19 की वजह से जनगणना अभी तक पूरी नहीं हो सकी है और यह पहली जनगणना होगी जो कि कागज़ रहित या डिजिटल होगी और जनगणना 2021 का विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण। तीसरा प्रश्न है, किस संगीतकार के पैतृक घर को सरोदघर नामक संगीत विरासत के संग्रहालय में बदल दिया गया है? तो प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान के ग्वालियर मध्य प्रदेश स्थित पैतृक घर को सरोदघर में बदल दिया गया है। ये हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और ये हैं उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक और ये थे उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जो कि तबला वादक थे और इनके पुत्र जाकिर हुसैन वर्तमान में प्रसिद्ध तबला वादक हैं और ये थे पंडित रविशंकर जो कि फेमस सितार वादक थे। चौथा प्रश्न है, असम के उत्तरी कामरूप क्षेत्र में दीवानगिरी को भारत के किस पड़ोसी देश को सौंप दिया गया था? तो यह दीवानगिरी या फिर देवथांग क्षेत्र वर्ष 1951 में भूटान को सौंप दिया गया था, जो कि पूर्व में भारत का हिस्सा था। भारत ने यह क्षेत्र अगस्त 1949 में दार्जिलिंग में हुई शांति और मैत्री की संधि पर हस्ताक्षर के बाद भूटान को सौंप दिया था। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, यहाँ की राजधानी थिम्पू है, यहाँ की मुद्रा नुगलट्रम, आधिकारिक भाषा जोंगखा, संसद सोगड़ू और सबसे बड़ी नदी द्रुंगमेछू है, जिसे भारत में मानस नदी के नाम से जाना जाता है और यह मानस नदी आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पांचवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भारत में न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। इसी के साथ उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा सांसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष, विधायक के लिए 25 वर्ष और ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित है। छठा प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है
बृहस्पति। हमारे ब्रह्मांड में हजारों करोड़ आकाशगंगाएं स्थित हैं और उनमें से मिल्की वे आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का निर्माण गैसों के घूमने वाले बादल से हुआ है, जिसे नेबुला कहा जाता था, और इस नेबुला से ही सूर्य और बाकी ग्रह पैदा हुए थे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाहरी ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति के कुल 95 चंद्रमा हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को, उपग्रहों को गैलिलियन उपग्रह कहा जाता है, जो हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। और गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या फिर चंद्रमा है। बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल के केवल 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और शनि ग्रह के सर्वाधिक 146 चंद्रमा हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आकार और द्रव्यमान लगभग समान है। 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले किस फुटबॉलर ने 2024 में संन्यास ले लिया है? तो वर्ष 2024 में भारत के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। सुनील छेत्री 94, बाइचिंग भूटिया 43, आई.एम. विजयन 32, गौरव मानगे सिंह 6, शब्बीर अली 6, और ये सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं। और ये हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 135, लियोनेल मेसी 112, अली दाई 108, सुनील छेत्री 94 और मुख्तार दहारी 89 गोल्स। अगला प्रश्न है, महाभारत में कृपा और कृपि किस तरह से संबंधित थे? तो कृपा और कृपि भाई बहन थे। कृपा और कृपि ऋषि शरद्वान और जनपदी की जुड़वा संतानें थी, जिन्हें बाद में कुरु के राजा शांतनु ने गोद ले लिया था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, जबकि कृपि का विवाह बाद में गुरु द्रोणाचार्य से हो गया था और इनका एक पुत्र अश्वत्थामा था। महाभारत के युद्ध के बाद 3 बचे जीवित लोगों में से कृपाचार्य भी थे और अन्य 2 लोग अश्वत्थामा और कृतवर्मा थे। 9वां प्रश्न है, 2024 में श्री प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार हिमालयी राज्य सिक्किम के मुख्यमंत्री बने। सिक्किम में हुए चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा की 32 में से 31 सीटें जीती, जबकि 25 साल सत्ता में रहे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को इस बार केवल 1 सीट ही मिल पाई। सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। 10वां प्रश्न है, कोलंबिया में किसके उत्पादन के केंद्रों को शामिल करने वाले सांस्कृतिक लैंडस्केप को 2011 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था? तो वर्ष 2011 में कोलंबिया के एजे कैफेटोरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, जो कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में कुल 43 यूनेस्को विरासत स्थल हैं। इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित विरासत स्थल है। और दुनिया में सर्वाधिक विरासत स्थल में भारत का क्रम 6ठा है। अजंता गुफाएं और आगरा का किला भारत के पहले 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इन दोनों को साल 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। भारत का पहला विश्व विरासत शहर अहमदाबाद है, जिसे 2017 में शामिल किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2024 में असम के मोइदम्स को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था, और यह अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है। 11वां प्रश्न है, इनमें से किस नदी और उसके उद्गम स्थल की जोड़ी गलत है? तो गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, कावेरी कर्नाटक से, कृष्णा महाराष्ट्र से, जबकि महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में गिरती है, जबकि कृष्णा पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ से होकर सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होने के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह है दक्षिण भारतीय नदियों का नदी तंत्र, जिसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ भारत के किस अन्य पूर्व प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2024 के 5 भारतीयों में से 2 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया, जिनमें से एक थे पी.वी. नरसिम्हा राव और दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह। तो यह है वर्ष 2024 के भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की सूची। पहले थे कर्पूरी ठाकुर, जो थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जाने माने समाजवादी नेता। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री,
तीसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री। चौथे हैं चौधरी चरण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व प्रधानमंत्री। और पांचवें हैं एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सेवाग्राम आश्रम की भूमि किस व्यवसायी ने दान में दी थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम के लिए भूमि जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्हें सौंपी थी। यह सेवाग्राम आश्रम ही 1936 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी का निवास स्थल रहा और महात्मा गांधी ने वर्ष 1936 में आज़ादी न मिलने तक साबरमती न लौटने की कसम खाई थी और वे अंतिम समय तक सेवाग्राम आश्रम में ही रहे थे। 14वां प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन इनमें से किसके लिए एक तकनीक है? तो पाश्चुराइजेशन भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए गर्म करने की एक तकनीक है, जिसके द्वारा उनमें मौजूद कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। 15वां और अंतिम प्रश्न है, इनमें से किस संस्थान का आदर्श वाक्य है आ सेतु हिमांचलम, जिसका अर्थ है कन्याकुमारी से हिमाचल तक। तो आ सेतु हिमांचलम भारतीय सर्वेक्षण विभाग का आदर्श वाक्य है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया भारत की नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु बनाया गया था और यह भारत के प्राचीनतम इंजीनियरिंग विभागों में से एक है। सो इट वॉज पार्ट 4 ऑफ KBC क्वेश्चन सीरीज एंड आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड कमेंट टू सपोर्ट दिस वीडियो. Thank you for watching Manthan to Success.